ये आपके पास ओवरऑल आ गया ग्लोब, ठीक हो गया, ये उसी तरह बिल्कुल ग्लोब बना हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास विजुअलाइज की टैब भी है, सर्च की टैब भी है। सबसे पहले आपको मैंने कहा था रजिस्टर कर लें और वो लॉगिन बना लें। जब आप लॉगिन बना लेंगे तो आपको उसी तरह ईमेल पे आईडी पासवर्ड वो दे देगा। तो मेरा बन गया हुआ है, तो मैं जहाँ पे जस्ट लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद मैं अपनी, ये मेरे नाम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च बार में चला जाऊँगा। जब सर्च बार में जाते हैं तो सबसे पहले आपने सेंसर सेलेक्ट करना है, कौन से सेंसर का डाटा लेना है। ये देखिए सेंटिनल 1, 2, 3 और 5P और 6 तक का डाटा आगे फ्यूचर में आ जाएगा। 5P एटमॉस्फेयर का डाटा है, सेंटिनल 1 रडार का डाटा है, और 2 के अंदर भी रडार और ऑप्टिकल दोनों मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि रडार डाटा भी आपको दे रहे हैं। यहाँ से मैं सेंटिनल 2 को सेलेक्ट करता हूँ। उसके अंदर कहता है कि MSI मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर। इसमें आपके पास लेना कौन सा है, L1C लेना है या L2A लेना है। तो हमने L2A लेना है, लेवल 2A, ठीक है। यहाँ पे क्लाउड कवर की परसेंटेज दे रहा है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तकरीबन 10% के राउंड अबाउट क्लाउड कवर चाहिए। यहाँ से आप क्लाउड कवर सेट कर लेंगे। ये पहले लगाना चलो चलो जो भी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सेंटिनल 2A कर लिया मैंने सिलेक्ट। अब इसमें लिखें इस्लामाबाद, ठीक है। तो वो आप सर्च करेगा तो कहेगा ये आप इस्लामाबाद का एरिया आ गया, ये आपका मैप आ गया इस्लामाबाद का, ठीक है। और ये देखें ये आ गया। अभी मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं किया, मैंने सिर्फ एरिया और प्लेस देखी है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन वही है। आप चाहें तो यहाँ से अपनी KML फाइल भी लोड कर सकते हैं। शेप फाइल नहीं उठाएगा, KML फाइल, ठीक है। यहाँ से KML फाइल देंगे, पूरी की पूरी शेप फाइल जो आप कन्वर्ट करके रखेंगे उसके अंदर वो दे दें। अगर आप कहते हैं यार मेरे पास KML भी नहीं है, तो इन्होंने इधर रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस्लामाबाद के एरिया के आसपास, थोड़ा जूम बेशक कर लें इसको, इस्लामाबाद के एरिया के आसपास इसका एक क्लिक करूँगा और मैं एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब वो मुझे इस रो और पाथ के अगेंस्ट सीन देगा जो भी होंगे। लेस देन या इक्वल टू 10% क्लाउड कवर से ज़्यादा नहीं होगा। डेट रेंज मैंने दे दी हुई है। सेंसर मैंने बता दिया है कि मुझे सेंटिनल 2A का डाटा चाहिए, ठीक है, और मुझे फ़िलहाल कोई भी नहीं चाहिए। अब मैं कहता हूँ मुझे सर्च करके बताओ, वो सर्च करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इंटरनेट आपका ठीक काम करना चाहिए। ये ना हो कि इंटरनेट ना आए। ये देखें, इसकी अच्छी बात यह है कि आपको फ़ौरन फुटप्रिंट दे देता है। ये पीछे हमारी रेक्टेंगल थी, उसके साइडों में उसने बताया कि यार ये 4 आपके पास स्लाइड्स आ रही हैं। अगर आप मोज़ैकिंग करना चाहते हैं तो इनको 2 को या 3 को या 4 को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सेपरेटली। अगर आप ज़्यादा जूम करते हैं, उसकी वजह है ना, क्योंकि मैंने एरिया जूम नहीं ना किया, मैंने एरिया बहुत बड़ा रख दिया, मैंने जूम आउट किया हुआ। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो फिर मुझे ये वाली स्लाइड चाहिए, सिर्फ ये वाली। सपोज मुझे इसमें मेरा काम हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ये देखो मैं कौन सी है, तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगा, इन्फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, या ये भी एक दिया हुआ इसने जूम करने के लिए, जूम टू प्रोडक्ट, तो वो बताएगा कि ये वाली प्रोडक्ट है, मुझे ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये वाली है। अगर मुझे ये वाली सिर्फ एक चाहिए तब इसमें 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। आप जाइए इधर प्रोडक्ट इन्फो में, यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे उसने टाइम वगैरह लिखा हुआ है, डेट वगैरह लिखी हुई है। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है MSI और सेंटिनल 2 लिखा हुआ है। ये आगे उसके वो रो पाथ लिखे हुए हैं, बिल्कुल ये देखो ये है, ये रो पाथ है, ठीक है। 510 और 48 नंबर, ठीक है। ये रो पाथ लिखे हुए हैं, नीचे उसने कोई डेट वगैरह दी हुई है, ये डेट दी हुई है 9/2/2024, और ये आगे उसने उसका कोई मॉडल नंबर या कुछ भी प्रोडक्ट नंबर बताया हुआ है। और ये S2A सेंटिनल 2A MSI मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर लेवल 2A, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट का नाम आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी ज़रा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तो दो। अब इसका जो डाटाबेस होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है लैंड साइड से। इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं, उन फोल्डर्स को आपने इकट्ठा डाउनलोड करना है वैसे कर लें, अलग अलग बैंड वाइज भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि उसने बेसिक समरी दी हुई है, आपको पता होनी चाहिए कि मैं कौन से एरिया का ले रहा हूँ, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगा हुआ है, ये बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है। साइज़ पूरी फाइल साइज़ का मोर देन 1 GB बन जाता है, ठीक हो गया। अब वो कहता है क्योंकि ये हमारे पास 10 मीटर का डाटा है ना, इसलिए ये हैवी होगा। वो 30 मीटर का डाटा था तो वो 800, 900, 700 तक की रेंज में आता था।
ये एक टाइल है और एक टाइल लैंडसेट की टाइल से बड़ी है, ठीक है, एरिया ज़्यादा कवर करती है ये, तो इसलिए इसका साइज़ भी आपको बड़ा नज़र आएगा। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में ये डिटेल में आप ओपन कर लें, इसमें सारी समरी दी हुई है, यहाँ से पढ़ लें, ठीक है। और इसके अलावा असल ये चीज़ है डाउनलोड सिंगल फाइल्स, यहाँ पे आप आएंगे तो वो फैच कर रहा है फोल्डर्स को। यही जब फोल्डर बल्क में डाउनलोड होगा ना, जिप फाइल बनेगी, तभी यही चीज़ इसके अंदर शो करेगा। ये देखें, ये फोल्डर है, इसके अंदर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपने ग्रैनुअल में जाना है। ग्रैनुअल में ओपन करेंगे, ग्रैनुअल के अंदर ये उसका एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको खोलेंगे, इसके अंदर ये आ रहा है इमेज डाटा, ऑक्सिलरी डाटा और क्वालिटी इंश्योरेंस डाटा। तो आप इमेज डाटे में आएंगे, इसके अंदर ये सेपरेट 10 मीटर के बैंड्स अलहदा फोल्डर में डाले हुए हैं, 20 वाले अलहदा, 60 वाले अलहदा। तो आप 10 मीटर में आइए, 10 मीटर में ये सेपरेट बैंड्स आपके पड़े हुए हैं सारे, ठीक हो गया। आप सेपरेट मत करें, आप एक ही दफ़ा सारा फोल्डर डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि जब आपने मोज़ैकिंग करनी है, जब आपने पैन शार्पनिंग करनी है, जब आपने एंडिसीज लगानी है या क्लासिफिकेशन करनी है, तो किसी भी बैंड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी आपको इसकी तरतीब का नहीं पता कि सेंटिनल-2A की बैंड सेटिंग कैसी है, लैंडसेट की थोड़ी सी हटके है, तो इसमें बैंड की नंबरिंग भी डिफरेंट होगी, तरतीब भी डिफरेंट होगी। 20 में जाएंगे तो 20 के बैंड्स भी इसी तरह होंगे, लेकिन उन्होंने 20 मीटर पे भी रखे हुए हैं, ठीक हो गया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं टोटल इसको डाउनलोडिंग पे लगाने लगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको क्रॉस भी करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है, कौन सा था, ये वाला था, यहाँ पे भी ये डाउनलोड की ऑप्शन दी हुई है। डाउनलोड प्रोडक्ट करूँगा तो वो डाउनलोडिंग की यहाँ पे बाहर चल पड़ेगी नीचे। अगर मेरा नेट सही चल रहा है तो डाउनलोड कर देगा, वरना वो क्या देगा, नेटवर्क एरर, नेट आपका ठीक होना चाहिए। तो अब वो यहाँ पे चूँकि बड़ी फाइल है तो टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, आधा घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं। मैंने सुबह चलाया था, कल मेरा नेट नहीं चल रहा था, नेटवर्क एरर का मैसेज आता था। सुबह मैंने 7 बजे इसको डाउनलोड किया है फाइल को, और वो आराम से डाउनलोड हो गई थी। इंटरनेट की स्पीड का इशू है। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये ईथरनेट लगा के करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि वाईफाई में स्पीड कम होती है, ईथरनेट की केबल डायरेक्ट लगी हो तो स्पीड ज़्यादा होती है। वो एक्चुअल स्पीड होती है जो पीछे से आ रही है, 15 MB की, 20 MB की, 15 जितनी भी है। वाईफाई पे समझ लो कि वो 1/3 रह जाती है, क्योंकि डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो सिग्नल आते आते आपके पास कम हो जाता है, सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें, अगर आपके घर में इंटरनेट की केबल है, अपना नेट का जितना भी डाउनलोडिंग का काम है वो केबल इसके साथ लगाएं और वहाँ से डाउनलोड करें, वो आपका काम जल्दी होगा। अब देखें पकड़ नहीं रहा, नेट मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ है तो वीक है, तो अभी टाइम लेगा, फाइल बड़ी है। तो इस पर आपकी जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास, मेरे पास यहाँ पर ये फोल्डर आ गया था, ये देखिए, ये मेरे पास ये फोल्डर बन गया था, पूरा जिप फोल्डर डाउनलोड हो गया था। और ये फोल्डर अगर मैं, ये इसी तरह आएगा जिप फोल्डर, ये मैं ओपन करूंगा, अनजिप करूंगा, सबसे पहले भाई अनजिप कर लेना है। ये ना हो कि उसको कहो कि रीड नहीं हो रहा, पढ़ नहीं रहा, किधर नहीं है फाइल, तो अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद वो बहुत सारे फोल्डर आएंगे, उसमें से हम, हमारे पास चूँकि ये फाइल रेडी पड़ी हुई है, उसको अपना काम करने थे। डाउनलोडिंग का हो गया ठीक है, ना हुआ तो फिर भी ठीक है। ये मैंने डाउनलोडिंग पर लगाया हुआ है, आ गया ठीक है, ना आया तो हम अपना काम करते हैं। इसी तरह आप उसको अनजिप करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास इधर मैंने कहीं रखा था, किधर गया, अच्छा मैं इधर से दोबारा फैच करता हूँ, ये फोल्डर ये पढ़ा, ठीक है। इसको अनजिप करता हूँ, 7-zip मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसी फोल्डर के नाम से मैं अनजिपिंग के फोल्डर बना लेता हूँ, तो ये फाइलें जो है मेरी अनजिप कर देगा। ये चूँकि कंप्रेस की होती है ना, तो अब ये अनजिप करेगा तो उसकी स्पेस और बढ़ जाएगी, तो एटलीस्ट ड्राइव में आपके 4-5 GB की जगह होनी चाहिए। अगर आपने 2 सेंसर करने हैं या मल्टीपल डाटा सेट डाउनलोड करने हैं, या आपने 2 पट्टियाँ अलग डाउनलोड करनी है बड़े एरिया के लिए, मोज़ैकिंग करने के लिए, तो आपके पास एटलीस्ट 5-6 GB की जगह होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर आप ओपन करेंगे, अगर ये 1 GB किया तो खुल के ये 1.5-2 GB पे चला जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन और एरिया कवरेज ज़्यादा लेंगे, उतना ज़्यादा मेमोरी हंग्री हो जाएगा, वो आपकी जगह ज़्यादा कवर करेगा। इसलिए हमने जो सिस्टम बनाया है, कम से कम 500 GB की हार्ड रखी है कि आप डाटा का डाउनलोड करते भी हैं तो मल्टीपल सेंसर्स का डाटा आप अपने अपने फोल्डर्स बना लें। इसके अंदर जब सिस्टम लगेंगे उनके अंदर आप अपना सिस्टम रखें, अपना डाटा रखें, अपनी जितनी भी प्रोसेसिंग फाइलें हैं वो आप अपने फोल्डर्स के अंदर रखें, ठीक है। और एक क्लाउड की एक्सेस भी होगी, अपने जो रिजल्ट्स वगैरह होंगे वो आप अपने क्लाउड, अपने जीमेल पे भी रख सकते हैं। तो कोशिश करें जो डाटा स्टोरेज आप करते हैं ना, वो आप क्लाउड पर रखा करें सारी, मतलब ये डाटा तो वहाँ से आ रहा है, रिजल्ट्स या जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब हम लोग MS में थे तो हमारे रिसर्च के प्रोफेसर ने पूरी एक क्लास कराई थी
जो कि डाटा स्टोरेज के ऊपर थी 3 घंटे की। उसमें सबसे उसने पूछा था कि आप अपना डाटा कैसे स्टोर करते हैं, आप कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं। वो असल में बंदा था कंप्यूटर साइंस का। तो उसने कहा कि ना तो हार्ड डिस्क, ना फ्लॉपी ड्राइव्स, ना DVD रोम्स, ना USBs, कुछ भी काम नहीं आता। सिर्फ एक चीज़ काम आती है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। आप दुनिया की इस मर्जी कोने में चले जाएं, आप अपने जब मर्जी उसको ओपन कर लें, अगर अकाउंट आपका चल रहा है तो क्लाउड कंप्यूटिंग से डाटा आप दुनिया की इस मर्जी डाटा कोने से उठा लें। तो इसलिए उसने हमें यही गाइड किया था कि भाई फ्यूचर में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो या ईमेल पे रखो या क्लाउड कंप्यूटिंग पे रखो। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको जीमेल भी देता है, वन ड्राइव भी देता है, ड्रॉप बॉक्स भी देता है, ये सारे फ्री हैं। आप अपने अकाउंट बनाएं, वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का डाटा लें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर डाल लें, इवन के सॉफ्टवेयर के सेटअप भी उसमें रखें। तो सॉफ्टवेयर के जो सेटअप है वो आप अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग पे रखें। मैंने ड्रॉप बॉक्स पे रखे हुए हैं, जो मांगता है उसको मैं ड्रॉप बॉक्स का लिंक शेयर करता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इन फ्यूचर डाटा जो होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे रखना है। अच्छा, ये हमारे पास अब आ गए फोल्डर। अब देखिए, अब जब तक वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है, इसको खोलते हैं फोल्डर को। यहाँ पे हमारे पास ग्रैनुअल का फोल्डर आ रहा है, इसके अंदर ओपन कीजिए। इसके अंदर ये उसी तरह लैंडसेट उसका सेंटिनल का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये इमेज डाटे का फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर जाएंगे तो ये देखें 10 मीटर, 20 मीटर और 60 मीटर तक का डाटा सेट उसने दिया हुआ अलग-अलग। 10 मीटर को ओपन करेंगे तो ये फिर उसकी फर्दर कहानी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ से नहीं अब रीड करना, अब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर से रीड करना। ये अभी ओपन हो रहा है। तो ये बड़ा सिंपल है, आपके अर्थ एक्सप्लोरर से आसान है। बस आईडी बनाना है और डाटा डाउनलोड करना है, क्योंकि आपने एक ही सेंसर पे काम करना है। उसमें आपकी कहानियाँ थी, ढूंढो, डेट लो, ये करो, वो करो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे उससे आधा काम है आपका करने वाला, बस आपने सेंसर सही चुनना है और आपका डाटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आपकी थी डाटा डाउनलोडिंग की कहानी, और यहाँ पे अभी तक वो हवा भी चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप मल्टीपल करेंगे 2 को तो फिर वो मोज़ैकिंग हम बाद में करेंगे। आज मैं आपको पेन शार्पनिंग का तरीका बताऊंगा कि आपने 2 जो बैंड्स होते हैं, एक हाई रेजोल्यूशन वाला और एक उससे कम रेजोल्यूशन वाला, उन दोनों को एक स्टेज पे कैसे लेके आना होगा। तो पेन शार्पनिंग याद रखिएगा, हमेशा आपने करनी होती है बैंड टू बैंड, स्टैकिंग करके नहीं करनी। स्टैकिंग करके वो करेगा भी नहीं, एरर दे देगा, या अगर करेगा तो वो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। हमेशा जब आप पेन शार्पनिंग का मतलब है कि आपने पिछले वाले जगह नेटवर्क एरर आ गया, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो आप घर जाके करेंगे या इसको ईथरनेट से लगाएंगे तो वो चल पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास ये पेन शार्पनिंग की जो टेक्निक है वो आपकी ArcGIS के अंदर फंक्शन अवेलेबल है। जब आप वो करेंगे तो आपने जस्ट फाइलें लोड करनी होती है, जब लोड होगा तो फिर ही पता चलेगा। अब पेन शार्पनिंग आपने करनी है बैंड टू बैंड, अलग-अलग। एक तो ये आपने जेन में रखना है, दूसरा आपने करना है लो रेजोल्यूशन वाला बैंड और हाई रेजोल्यूशन वाला बैंड, इन दोनों को लेके चलना है। हमारे पास 10 मीटर वाला भी है, 60 मीटर वाला बैंड भी है, 30 मीटर वाला बैंड भी है। बाज़ केसेस में आपको दोनों बैंड इस तरह से यूज़ करने पड़ जाते हैं कि आपको 10 और 60 यूज़ करना पड़ जाए, 10 और 30 यूज़ करना पड़ जाए, तो वो बंदा फिर कहता है यार ये तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। 30 मीटर तो फिर लैंड साइड ही हो गया ना, तो आपको 10 मीटर पे लेके आना है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने रिजल्ट्स को, इसको भी मैं फ़िलहाल बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने डाटा यहाँ पे डाउनलोड किया था, तो मैं कैटलॉग से उसको फैच कर लेता हूँ। अब देखना ये कि मेरा फोल्डर कौन सा था। ये फोल्डर है मेरे पास, ठीक है, पिक्चर्स में पड़ा हुआ है, कट रेफरेंस इसके नाम से। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास फोल्डर कनेक्टेड है। इसके बाद आपके पास ये आ गया, इसके बाद आपके ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, ट्रायंगल आ गया, लैंडसेट आ गया, इसको कर देते हैं। इसके बाद ये इमेज डाटा आ गया, इमेज डाटा के अंदर ये आपके पास 10 मीटर आ गया, ये पड़े हैं फोल्ड बैंड्स। ठीक है, AOT ये एरोसोल ऑप्टिकल थिकनेस का बैंड है, ये आपको ज़रूरत नहीं है। बैंड 2 और 3 बल्कि ये के करके होगा,
बैंड 2 ड्रैग करें, इधर से आप उसको लोड कर दें। यहाँ से एक ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन है कि मैं उस डाटे के अंदर से फैच करूँ फोल्डर को और इकट्ठे ही सिलेक्ट कर लूँ। दोनों ऑप्शन आपको इसलिए दिखा दी मैंने। इधर से करेंगे तो एक एक बैंड करके आएगा, बाकी अगर मैं इधर से करना चाहता हूँ तो फिर मुझे उसमें फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा दोबारा से, और उसमें मुझे ये सारे बैंड इकट्ठे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पिक्चर्स वाला फोल्डर ये आ गया। ये आ गया, उसके बाद ये वाला फोल्डर आ गया, ग्रैनुअल आ गया, ये फोल्डर आ गया, इमेज डाटा आ गया, 10 मीटर आ गया। दूसरा मैंने कर लिया है, तीसरा और चौथा और ये 8वां, ये 3 बैंड यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, ये सारे आ गए इसके अंदर। अब आप एक कर लें साथ में, कोई 60 मीटर वाला बेशक कर लो, ये वाला ले लो, कोई ये बैंड 2 ही ले लो बेशक, चलो ठीक हो गया। अब आपके पास ये डाटा सेट्स आ गए। अभी हम इसकी ना बैंड सेटिंग की तरफ नहीं जा रहे। अगर आपने बैंड सेटिंग देखनी है तो आप गूगल पे चले जाएं, यहाँ पे लिखें Sentinel-2A बैंड सेटिंग, ये आ गई बैंड्स। ये आपके पास टेबल फॉर्म में भी आ जाता है, वैसे इसका वो डाटा सेट भी अवेलेबल है, उसी साइट पे है, GIS ज्योग्राफी वाली साइट पे, जिस पे मैंने आपको लैंड सेट का बताया था। उसने खैर काफ़ी काम किया हुआ इस वेबसाइट पे रिमोट सेंसिंग का। तो यहाँ पे आप खोल लेंगे तो आपको वो टेबल आ जाएगा। टेबल में ये देखिए Sentinel-2 बैंड की उसकी आ गई, शायद ये मैंने आपको सेंड किया भी था पेज, मुझे याद नहीं है। ये देखें बैंड की नंबरिंग आ रही है, साथ में रेजोल्यूशन आ रही है, ठीक है, और साथ में बता रहा है कि आपका RGB कौन सा है। तो RGB इसमें आपका 2, 3, 4 बनता है, 10 मीटर के हैं तीनों, ये देखें, ठीक है, और ये वेवलेंथ बताई हुई है। इसके अलावा आपने अगर NIR पे काम करना है तो बैंड 5 है, 6 है और 7 भी NIR है, 8 भी है, 8A इसके अंदर उन्होंने 2 रखे हुए हैं, 8 और 8A, ठीक है, वो उसको डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद आप अगर शॉर्ट वेव पे करना चाहते हो तो 9 है, 10 है, 11 है और 12, तो टोटल 12 बैंड का आपको डाटा सेट देते हैं वो। और लेकिन बैंड 9, 10 60 मीटर के हैं, 11 और फिर ये 20 मीटर के हैं। तो यहाँ पे आके आपका काम फंसता है। आप कहेंगे यार मैंने तो करना है वो रेड के साथ मिलाना है या मैंने NIR के साथ मिलाना है, तो मैं क्या करूँ? तो भाई सबसे पहले आपको इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, 10 मीटर पे लेके आना पड़ेगा। वरना अगर आप 10, 20, 60 को मिक्स करेंगे कर तो वो देगा, रिजल्ट नहीं सही आएगा, 10 मीटर वाला रिजल्ट नहीं आएगा, फिर वो आपकी एवरेज वैल्यू आएगी, आपको फिर वही 30 मीटर पे जाना पड़ेगा दोबारा। तो सबसे आसान काम होता है कि आप इसकी पैंट छाटनी कर लें। इसके बाद आप बेशक क्लासिफिकेशन करें, इंडिसेस करें या कोई और एनालिसिस करें, एटलीस्ट आपकी विजिबिलिटी तो होगी ना 10 मीटर में, नज़र तो आएगा कुछ, ठीक है। तो इसमें आपके पास यहाँ पे देखिएगा इन्होंने पैनक्रोमैटिक बैंड नहीं डाला हुआ है ही नहीं इसकी लिस्ट के अंदर। क्यों नहीं डाला हुआ? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको 10 मीटर का डाटा दे रहे हैं। पैनक्रोमैटिक बैंड की इंपॉर्टेंस क्या थी कि वो सारे बैंड्स का एक एवरेज बैंड होता है जो कि ब्लैक एंड वाइट होता है, और वो रखा इसलिए है कि आप इम्प्रूव कर लें बाकी बैंड्स को। लेकिन वो उन्होंने US वालों ने डिलीट करना शुरू कर दिया। वो पहले देते थे, हम करते रहे काम, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। अब यह है कि आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप इस तरफ चले जाएं और यहाँ पे जो इम्प्रूव्ड बैंड्स हैं उनकी मदद से जो 60, 20, 30 वाले हैं उनको इम्प्रूव करें, ठीक है। हमें शॉर्ट वेव की ज़रूरत पड़ेगी, हमें NIR की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें जनाब ये ग्रीन वाली और रेड वाली की ज़रूरत पड़ेगी, या रेड वाली की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपने देखें, अगर आपने NDWA कैलकुलेट करना है वो तो ग्रीन बैंड से या ब्लू बैंड से होता है। अगर आपने NDVI करना है तो उसके लिए रेड बैंड लाजमी है। वो फार्मूला याद है ना आपको? अगर नहीं याद तो याद कर लें। और अगर वो आपके बैंड यूज़ हो रहे हैं तो फिर ये कैसे होगा कि 10 मीटर हो और नीचे से अगर NIR हो रहा है तो मतलब 20 मीटर है, तो आपके रिजल्ट इतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे, यानी वो थोड़ी सी विजिबिलिटी मसला करेगी, एरर भी आ सकता है। सॉफ्टवेयर एवरेज सेल वैल्यू दे देगा 15 मीटर की, तो वो उसका क्या फ़ायदा। तो कोशिश करें कि सबसे पहले इमेज के बैंड्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। यानी इसलिए मैंने कहा था कि भाई इमेज प्री प्रोसेसिंग का इतना लंबा खिलाड़ा है कि जो भी आप सेंसर ओपन करेंगे उसकी नई कहानी शुरू हो जाती है।
अभी मॉडिस की तरफ नहीं आए हैं, वो बेशक ना करें, उसको छोड़ दें। मॉडिस को तो वैसे ही रफ है, उसको तो ज़रूरत भी नहीं है, वो तो है ही 500 मीटर और 1 किलोमीटर का पर सेल, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान को कवर करने के लिए। तो उसके ऑलरेडी मेरे पास डाटा सेट्स अवेलेबल है, वो आपको दे दूंगा, तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडिस जो है आपको प्रोवाइड करती है ज़्यादातर एटमॉस्फेयर का डाटा, पोल्यूशन का डाटा, गैसेस का डाटा। तो जो लोग वेदर सैटेलाइट्स पे काम करते हैं वो फिर मॉडिस की हेल्प लेते हैं। तो मैंने जब उस पर काम किया हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मॉडिस की अपनी वेबसाइट पे जाके वहीं से इस तरह अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये अर्थ साइंस का डाटा चल रहा है, अर्थ वाला जो आपका आईडी बना था ना, तो अर्थ साइंस था, अर्थ डाटा के पोर्टल में जो आपका आईडी बना था, वही डाटा आपका USGS के जितने भी सब पोर्टल है सब पे चल रहा है, उसका एक अम्ब्रेला बनी हुई है। इसी तरह ये चूँकि यूरोपियन सैटेलाइट है, तो इसका जो डाटा बनेगा सेंटिनल का, वो आपका हर जगह पर ये आईडी चल सकता है। लेकिन आपको सिर्फ सेंटिनल चाहिए तो भी आप इसके ऊपर फोकस करें। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास है जी 60 मीटर। खैर इनकी अच्छी बात ये है कि इन्होंने ब्रैकेट में सॉरी आगे एंड पे रेजोल्यूशन भी लिखी हुई है, उसने नहीं लिखी हुई। तो इन्होंने यूरोप वालों ने आपको एक प्लेट में रख के सारी चीज़ें दे दी। अब आपने अंडरस्टैंड करना है कि यार ये क्या है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल चलेगा यार मैं तो सेंटिनल से ही काम करना है, क्योंकि बाकी लैंड सैट का तो फ़ायदा नहीं है। अब जो लोग 5 साल के डाटे पे काम करते हैं ना, उनके लिए तो सेंटिनल रेडी है। 18 से लेकर 23 तक का डाटा, पूरे 5 साल का डाटा सेंटिनल का अवेलेबल है गूगल अर्थ इंजन के ऊपर। लोग ट्रक उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 5 साल के एनालिसिस करना चाहते हैं। जो 3 साल पे करते हैं, जो 1 साल पे करते हैं, वो भी आप उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह इसका डाटा 2017 से अवेलेबल है। 16 में ये लॉन्च हुई थी, तो 17 से डाटा मिल जाता है आपको। तो 17 से लेकर अभी जो जनवरी तक का भी डाटा आप देखें आ गया। ये मेरे पास 9 फरवरी का डाटा है, 9 फरवरी 2024 का डाटा है। तो जनवरी तक का डाटा भी आपके पास आ जाता है। तो जो लोग 1 या 2 या 3 साल के डाटा पे काम करें, इवन 5 साल के काम करें, तो भूल जाएं इस लैंड सैट को, सेंटिनल को चूज़ करें। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने आपकी कॉपी पे काम करना है या खुद की प्रैक्टिस करनी है। लैंड सैट शुरू में हमने प्रैक्टिस के लिए रखी थी, उसको अवॉइड कर लें। असल ज़्यादा अट्रैक्टिव ये चीज़ है। हाँ, लैंड सैट 9 भी लोग कहते हैं, लेकिन वो अभी आई है ऊपर में, उसका डाटा इतना अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसमें अट्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेम लैंड सैट 8 की कॉपी है, जस्ट उसका एक एक्सटेंशन है लैंड सैट 8 की नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो वो फिर कहते हैं यार लैंड सैट 8 और 9 में क्या फ़र्क है। हाँ, अगर उन्होंने रखा होता कि जी उसका बैंड इंप्रूव कर दिया गया है, या उसके अंदर हमने 10 मीटर का बैंड डाल दिया है, तो फिर तो आप कहते हैं यार लैंड सैट 9 ले लो, ठीक है। लेकिन अगर उसमें वो भी नहीं है तो फिर फ़ायदा। हाँ, एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है आपको, 2 चीज़ें इसके अंदर ज़हन में रखिएगा। पेन शार्पनिंग के लिए आपके पास बेशक एक ही बैंड हो, बैंड नंबर 2 या 3 या 4, उसके साथ आप सारे बैंड्स जो से भी होंगे सबको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब आप इसकी एक्सटेंट को छेड़ेंगे। एक्सटेंट का मतलब है ये एरिया कवरेज, ये देख रहे हैं ना, ये बाउंड्रीज की सारी, पूरा के पूरा सीन को यूज़ करना है आप, क्लिप करके नहीं करना। जब आप क्लिप करके या मोज़ैक कर मास्क करके करेंगे तो वो एरिया छोटा होगा। हर बैंड के अंदर सेल रेजोल्यूशन के हिसाब से वो चेंजेस होंगी तो सेल टूट जाएंगे। आपने ओरिजिनल डाटा जो डाउनलोड किया होगा पूरे का पूरा सीन, हर एक बैंड को अलग-अलग ही आपने पेन शार्पनिंग पे लेके आना। अगर एक्सटेंट छेड़ी या इसको क्लिप किया या इसको आपने मास्क किया तो बैंड का साइज उसका एरिया का साइज चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना साइड पे किंगरी आनी शुरू हो जाती है। और अगर साइज इक्वल नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर एरर दे देगा कि आपकी एरिया एक्सटेंट सेम नहीं है। तो एरिया एक्सटेंट का मतलब है कि जो एरिया एक्सटेंट आपकी बैंड नंबर 2 पे आ रही है या 3 में आ रही है 10 मीटर में, वही एरिया एक्सटेंट बैंड नंबर 2 60 मीटर में भी सेम होनी चाहिए। तो आसान तरीका ये होता है कि आपने इसको अभी कोई क्लिपिंग नहीं करनी, मास्किंग कुछ नहीं करना, एज इट इज़ पेन शार्पनिंग करके रखिए। एक अलग फोल्डर बनाएं, इसके अंदर पेन शार्पन या जो भी इम्प्रूव्ड बैंड है उसकी वर्जन दें और सारे उधर एक्सपोर्ट करते जाएं। ठीक हो गया? ये बात समझ में आ गई है? ये देखें ना, इसकी एरिया एक्सटेंड, ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जब हम लोग करते थे तो मैं बताते क्यों नहीं, तो हम खपते रहते थे। तो ये कैसे हो गया, मेरा एरर आ गया, अच्छा तुम्हारा एरर क्यों नहीं आया, उसका क्यों नहीं आया। तो ये मैंने आपको स्पून में फीडिंग करवा दिया कि भाई ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट्स नोट करने हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो स्टार्टर के बिगनर्स करते हैं, उनको नहीं पता होता और वो उसको धड़ाधड़ करना शुरू कर देते, एरर आता है। कोड के ज़रिए करेंगे फिर भी एरर आएगा, सॉफ्टवेयर के ज़रिए करेंगे फिर भी एरर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इससे बचना है।
प्रॉपर्टीज़ में जाके एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। इसके सोर्स में जाइए, ये देखिए ना, कॉलम एंड रोज 10,980। इसका फ़ायदा ये है कि ये पूरी की पूरी जो स्लैब देता है ना वो पूरी स्क्वायर में देता है, बराबर होती है। इसका फ़ायदा ये है। अब ये देखिए, ये जो आपका, ये असल में आपकी एरिया एक्सटेंट है। जितने सेल की नंबरिंग 10,000 एक्स और 10,000 वाई, कॉलम और वो, ठीक है ना, ये सारे लिए हैं। ये देख रहे हो, सेल साइज 10 मीटर का दिया हुआ है। जो भी डाटा आपने डाउनलोड कर लेना है, बैंड्स को यहाँ से एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना। ये एरिया एक्सटेंट है आपकी। जितने सेल की नंबरिंग इसमें होगी उतनी ही हर बैंड में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको उसको सेट करना पड़ेगा या कोई और उसका सब सेट बनाना पड़ेगा। इस तरह से छोटा सा एरिया काटना पड़ेगा। यहाँ पे देख लिया आपने 10,080, 10,800 कुछ है, ठीक है। यहाँ पे भी देख ले एक दफ़ा, ये देखें, ये 1830 है। क्यों है? क्योंकि ये 60 मीटर का डाटा है, 10 मीटर का डाटा नहीं है। एरिया एक्सटेंड सेम है। एरिया एक्सटेंड इससे नीचे भी लिखी होगी, ये देखें, ये इधर कहीं आएगा, ऊपर देखना, ये एक्सटेंट है। टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये उसके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये किसमें है? यूटीएम। यूटीएम के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपकी एरिया एक्सटेंट है। सेल की नंबरिंग यहाँ पे थोड़ी क्यों है? क्योंकि 60 मीटर का है। अगर आप एक और 60 मीटर का देखेंगे तो वो सेम होगा। अगर आप 10 मीटर को किसी और को देखेंगे, ये वाला देख लें बेशक, इसके अंदर आएंगे तो ये देखें 10,980 सेम है। एरिया एक्सटेंट पे आए नीचे, एरिया सेम है, ठीक है। तो कंफर्मेशन आपने एरिया सेम को भी देखना है, और ऊपर से अगर बैंड सेम आ रहा है तो आपने रेजोल्यूशन को भी मैच करना है कि भाई सेम है। ये सेम होगी, ये चेंज नहीं हो सकती। रेजोल्यूशन अगर ज़रा सी भी चेंज होगी तो यहाँ पे सेल साइज आगे पीछे हो जाएगा। तो एक्सटेंशन जो होती है ये आपको ईजी रहती है। अब इसको बेशक जूम करके ज़रा देखें, बल्कि एक दफ़ा इस्लामाबाद का एरिया लोड करते हैं इसके ऊपर, मैं देखूँ अगर इसमें उसने लोड किया भी है कि नहीं। ये था एरिया या नीचे था? इसमें पता नहीं किधर गया। इस्लामाबाद की फाइल पड़ी किधर गई, कोई नहीं पता। अच्छा चलो, वो बाद में देख लेना, खुद ही भी उस पर सर्च कर लेना। मेरे पास फाइल, ये जो भी एरिया था, मुझे नहीं पता कौन सा एरिया, इसको मैं लेता हूँ। ये वो एरिया नहीं है, किसी और जगह का एरिया। बहरहाल आप उस इस्लामाबाद की शेप फाइल को यहाँ पे लोड करें, बल्कि ठहर एक मिनट, मेरे पास पूरे पाकिस्तान की पड़ी हुई है, वो लोड कर लेते हैं इसके ऊपर। डिस्ट्रिक्ट वाली किधर गई है? अच्छा, इसको फॉलो कर लेते हैं यार इसके अंदर, ठीक है। हमारे जो काम की चीज़ है उसके अंदर आ रही है। ऐड करके थोड़ा उसको मैं मोटा कर लेता हूँ। ये देखिए इस्लामाबाद, ये थोड़ा सा साइड से कट गया, ठीक है। अगर इस तरह कटे तो आपको एक और टाइल लेनी पड़ेगी, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा रह गया है। आपको इसको ये नहीं करना कि मैं इसकी शेप ही चेंज कर दूँ। अगर आपने यहाँ पे लकीर चेंज कर दी तो बड़े किलोमीटर का एरिया ख़राब हो जाएगा। असल में तो बहुत बड़ा एरिया है ना ये, इसलिए आपने एक और टाइल इसके साथ मोज़ैक करनी है। वो हम कल देखेंगे इसके साथ इधर वाली कैसे जोड़नी है, ठीक है। अभी जस्ट मैं जो हमारे पास आ रही है इसकी पैन चार्ट नहीं करते, इसको आप अनचेक कर दें, बेशक इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ओवरऑल क्लियर कर लो। ये आ गई। अब आइए सर्च बार की तरफ गई, फिर कोई ये आ गई सर्च बार। ये देखिए मैंने पैन लिखा, पैन शार्पन, तो ये कह रहा है क्रिएट पैन शार्पन डाटा रास्टर, ठीक है। तो इसको बेशक आप इसको क्लिक करें,
इसके स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं। पेन शार्पेंड लिख लें या जो भी पेन लिखेंगे तो वो एक ही फंक्शन इसके अंदर पड़ा हुआ है, वो आपको दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इनपुट रास्टर, रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, ठीक है, ये चैनल्स आपके वो पूछ रहा है। आउटपुट रास्टर और पैंक्रोमेटिक बैंड हमारे पास है नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा वो कहता है जी पेन शार्पन टाइप एजरी। अब इसमें यहाँ पे देखिएगा नीचे ये उसने बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस दी हुई हैं, ये एल्गोरिथम बने हुए हैं कि किसकी बेस पर करना चाहिए। तो हम लोग एजरी वालों ने भी अपना एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, अदरवाइज़ ये IHS वालों का भी है, सिंपल मीन का भी है, ग्राम, ज़्यादातर ये वाला यूज़ होता है। हम लोग जो दूसरे सॉफ्टवेयर पर करते थे ना NV पे, तो हम ये वाला करते थे, ग्राम शबिट वाला। तो ये वाला जो एरिया है ना ये मोर एडवांस्ड है, लेकिन आप एजरी वाला भी कर ले तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा सेंसर आपके पास अननोन है, तो यहाँ पे सेंसर देखें आपके पास सेंटिनल का डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्पॉट आ रहा है, विंडोज आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन में है, ब्रैकेट में लिखा हुआ ना इसने ऑप्शनल, ये सारे ऑप्शन में आप बेशक मत यूज़ करें। अच्छा, अब आपके पास 60 मीटर, ये 10 मीटर के है ना सारे। अब इसमें ज़हन में रखिएगा अब क्या कह रहा है, ये नहीं करेगा, उसकी वजह कि सेंटिनल की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहरहाल देखते हैं, ट्राई करते हैं। 3, 2, 1, इसके अंदर वो डाटा आ ही नहीं रहा। ये क्या कह रहा है, अच्छा 3 बैंड्स, अच्छा ठीक है, इसको बंद कर दो। ये क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे, सेंटिनल का मेरा ख्याल है मॉड्यूल इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ, क्योंकि US की प्रोडक्ट है और इस वजह से इन्होंने सेंटिनल का सेंसर इसके अंदर डाला नहीं हुआ। अच्छा चलो उसमें इसको फ़िलहाल छोड़ो, हम करते हैं लैंड सेट के ऊपर। ये मुझे देखना पड़ेगा कि सेंटिनल की प्रोडक्ट क्यों नहीं उठा रहा, उठानी चाहिए इसको। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में आइए, ये पड़ा है, ठीक है, कंपोजिट भी हमारे पास पड़ा हुआ, इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये ओपन हो गया सारे। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये पड़ा था, ये कोई अच्छा, अब ये कंपोजिट आता है, देखते हैं उसको उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। इनपुट रास्टर कंपोजिट, ये वाला हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये 120 बैंड आ गए। आउटपुट रास्टर की दे लोकेशन, ये आ गया आउटपुट रास्टर की लोकेशन, ठीक है, और इधर ही लग देते हैं। इसने डिफ़ॉल्ट दिया है जी क्रिएट पेन शार्पन कंपोजिट 2, ठीक हो गया। जब भी आप एंट्रीज करेंगे ना यहाँ पे किसी भी तरह से रेड बबल नहीं आना चाहिए, वरना वो एरर होगा, सॉफ्टवेयर कहेगा कि ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, इसको चेंज करो। तो नाम हो, एक्सटेंशन हो, बैंड्स की सेटिंग हो, कुछ भी हो, आपने इसको जो है ना तरीके से देखना है। तो अभी हम उसको लैंड सेट के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, कि ये फंक्शन काम करता है कि नहीं करता। बैंड्स को बाद में देखेंगे कौन से बैंड को करना है। अभी हम इसको ओके कर देते हैं।
इसको मैं चेक कर देता हूँ ताकि प्रोसेस पता चल जाए। ठीक है, ये उसने कर दिया। ये उसने तकरीबन 1 मिनट 11 सेकंड में किया था। ठीक है, अब ये इसको क्लोज़ कर दें। ये देखें, ये पेन शार्पन का रिज़ल्ट आपके पास आ गया है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा इशू है। हाँ, इस सॉफ्टवेयर के साथ इशू ये है कि ये सिंगल बैंड को नहीं करता, आपको पहले इसको कॉम्पोजिट बनाना होगा, वो तीनों को पकड़ना है, उसके बाद आप जो भी बैंड से करवाना चाहते हैं वो आप करना है। अच्छा, अब जब आपके पास ये कॉम्पोजिट आ गया तब इसमें एक और खिलाना पड़ता है कि आपको डीकम्पोजिट भी करना पड़ता है एंड पे, बैंड अलग भी करना है। तो ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर की सेटिंग अपनी होती है। इसने कंपोजिट बैंड उठाया है, कंपोजिट बैंड को उसने वो जो पैंक्रोमेटिक बैंड असाइन मैंने किया था, जो कि हमारे पास नहीं है, मैंने एक टेस्ट रन करने के लिए उसके अंदर असाइन किया था, और वो उसने कंपोजिट बैंड को यूज़ करते हुए पेन शार्पन कंपोजिट बैंड बना दिया। इट मीन्स कि आप 60 वाले और 30 वाले बैंड्स को कंबाइन करेंगे, लेयर स्टैकिंग करेंगे। लेयर स्टैकिंग करने के बाद जो आपका 10 मीटर वाला एक बैंड है उसको पैंक्रोमेटिक में रखेंगे, फिर वो करके देगा। समझ आ गई बात की? सिंगल बैंड इस फंक्शन में नहीं है, लेकिन जो एनवी हम यूज़ करते रहे हैं या रडास इमेजिन, उसमें सिंगल बैंड होता है। एनवी में हम लोग यूज़ करते रहे, वो सिंगल बैंड होता था, एक बैंड से एक बैंड को करते थे। यहाँ पे वो कहता है कि आप कंपोजिट बनाएं बैंड्स की, अभी बना लेते हैं, आप कंपोजिट बनाएं। ठीक है, वैसे तो ये जो आपका था ये भी 30 मीटर था और वो भी 30 मीटर ही है, सेम ही है। ये 30 मीटर का था ओरिजिनल डाटा भी, और पेन शार्पन भी चूँकि वही था तो वो भी 30 मीटर ही होगा, ये भी 30 मीटर है। तो इसमें चूँकि हमारे पास टेस्ट रन सेम आया है, आप इसको रिमूव करें, वो जो उसने कहा है वो करके देख लेते हैं, इसको बंद करें। ठीक है, ये 60 मीटर वाले आप ले लें 2-3 इमेजेस। ये देखें, तो बैंड्स पढ़ो सारे, आपने लिया था बैंड नंबर 2, तो आप जो जो करना चाहते हैं 3, 4 इसको भी ऐड कर लें। अब बैंड 2, 3, 4 आपके RGB हैं, सेकंड में जेन में रखना। ये आपके पास 2, 3, 4 आ गए। ठीक है, और ये आ गया। अब आप इसकी इमेज वो कर लें स्टैकिंग। ये देखें, बैंड नंबर 2, 3 और 4, ये आपकी इमेज स्टैकिंग बन जाएगी। इधर से मैं स्टैकिंग कर देता हूँ। ये आपका ट्रू कलर आ गया, ठीक हो गया। इसको आप इधर से एक्सपोर्ट कर लें, ये है। ठीक है, ये आपका ट्रू कलर बन गया। अब आप कंपोजिट बैंड जो बना रहे हैं, आप इसको दोबारा खोल के चेक करते हैं। अब वो कहता है जी इनपुट रास्टर, ये मैं देता हूँ कंपोजिट बैंड, अब उसने पकड़ लिया। ठीक हो गया, ये आपके तीनों आ गए। अब यहाँ पे आउटपुट रास्टर इधर नहीं देंगे, हम अपने फोल्डर में डालेंगे इसको। मेन पे रख देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे चैनल्स आ गए तीनों। इसके बाद पैंक्रोमेटिक बैंड हमारे पास किधर है, 10 मीटर वाला,
ये कोई भी दे दे बैंड, 10 मीटर वाला होना चाहिए, और यही वाली टेक्निक यूज़ कर लें, ईजिली भी कर सकते हैं। बाकी लोकेशन आपको दे दी, ये सारा कुछ कर दिया, अब आप इसको ओके करके देख लें, अल्लाह करे चल जाए सही। इसको मैंने क्लोज किया हुआ। अब ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा क्योंकि वो 10 मीटर का एरिया है। समझ आ गई? कॉम्पोजिट करने हैं 3-3 बैंड को, फिर आप उसके अंदर एक पेंटोमेटिक के अंदर 10 मीटर का बैंड डालेंगे, और उसके अंदर फिर आप उसको जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं, एजरी लेना चाहते हैं, ग्राम वाली, तो वो आपकी 2 ही चलती है, तो ग्राम वाली ज़्यादा पॉपुलर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एरिया भी ज़्यादा है और सेल साइज़ भी इसका बड़ा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें 1 मिनट और 11 सेकंड लगे, जिसमें मे भी 2 मिनट लगे। तो पेन शार्पन आप देख लें 5 मिनट का काम, ठीक है ना। फंक्शन अवेलेबल है, कंपोजिट बनाएं 3-3 बैंड्स की, उसके बाद आप उसको जब कंपोजिट बन जाएगी तो फिर फर्दर आगे काम करेंगे। अब अगला टास्क आपका ये है, डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर किसी डाटा कॉपी करना है कर लो, अदरवाइज रजिस्टर करके डाटा वहाँ से डाउनलोड करें और अपने बैंड्स को पेन शार्पन करके रख लें। एटलीस्ट आपका प्री प्रोसेसिंग की स्टेज होगी कंप्लीट। उसके बाद जो भी एनालिसिस करने हैं, एंडिसिस लगानी है या आपने क्लासिफिकेशन करनी है, वो अगले स्टेप पे जाके करेंगे। तो कल की डेट में आपने ये सारा काम करके रख लेना है। आज का क्या कि आप इधर से बेशक डाउनलोड कर लें डाटा लगा के, मेरे से ले लें डाटा, कॉपी कर लें, ठीक है, और वो आपने डाटा डाउनलोड करके एटलीस्ट बैंड्स को पेन शार्पन कर लें। टाइम लेगा उसमें के साथ उसमें लेगा। हमको पता था कि वर्षा का कटिंग करना, वो देखो मैं बना था ये अगर मैं पे इधर तो मैं दूसरी बिगड़ मैं करके जाऊँगी, मैं बेशक मैं लेने लगेगा नहीं तो मैं तो आज तक पाने के लिए कल जब सारे पेरेंट्स में काम हुआ यार वीडियो ये वाली वीडियो तो मैं कल देखा तो कल वीडियो में से गई अभी कल मैं इसके लिए पीछे मैंने कर दी। अगर ये चीज़ें समझ ना आए तो YouTube पे जाके पेन शार्पनिंग विद Sentinel-2A इन ArcGIS 10.8 ये की दे सिक्योरी, और वो आपको कोई ना कोई वीडियो निकाल के दे देगा कि कैसे करना, ठीक है ना, वो आपको हेल्प कर देगा। हो गया, ठीक है, ये सक्सीड का मैसेज आ गया। 3 मिनट 28 सेकंड लगे। अच्छा, अब हम ज़रा अपनी चेकिंग कर लेते हैं कि हमारे पास जो बैंड्स आए हैं वाकई वो बने भी हैं कि ऐसी कहानी थी। ये वाला जो कंपोजिट था, ये हमारे पास जो सेल रेजोल्यूशन थी इसकी, ये 60 मीटर की है, ठीक है, और 1830। अब इसको देखते हैं किया भी है इसने कि बस ऐसे ही कह रहा है। ये देखें 10,980 और 10 मीटर, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक पेन शार्पन कंपोजिट बैंड बन गया। इसी तरह आप 3-3 का सेट बना के आप उसको करते जाएं, आगे चलता जाएगा, ठीक हो गया। और इसका जो अनकम्प्रेस्ड साइज़ है वो 690 या 699 MB का है। क्लियर होगी बात। ये पेन शार्पन इतनी मुश्किल नहीं थी, थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन ईजी है। ये RGB बना हुआ है। अब अगली स्टेज पे मुझे देखना है कि इसको मैंने डिकम्पोज कैसे करना है। इसका भी इसके अंदर हल है।
से आगे फंक्शन आएगा। बहरहाल ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसको बैंड्स को अगर अलग-अलग निकालना चाहते हैं ना आप, इसका भी हल है कि आपको अलग-अलग कैसे निकालना है, इसको डीकम्पोज करना है या जैसे भी करना है। डीकम्पोज की कोई होगी नहीं, फंक्शन कोई नहीं होगा इसका, डीकम्पोज नहीं है। उसका कोई और फंक्शन होगा मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। अभी आप इतना करें इसको, क्योंकि हमें ये कॉम्पोजिट बैंड नहीं चाहिए, हमें इसको ज़्यादा सेव करना है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ बैंड्स की लिस्ट ज़्यादा है। आप 3-3 के कॉम्पोजिट बनाते जाएं और उनके नाम देखते जाएं कि कौन सा बैंड है, ठीक है ना। तो वो आप देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। और जब आप ये काम कर लें तो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए NDVI NDWI सारे खुद कर बैठ के कर लेना। वो अगला स्टेप आपका पिछले के साथ है इस डाटे के ऊपर, ठीक है ना। वो आपने फिर इसी तरह कर लेना है जैसे मैंने आपको रास्टर कैलकुलेटर में बताया। ये ना हो कि आपको कहे जी होने देना की करिए, इसके साथ भी वही करना है जो आपने लैंड सेट के साथ करना है। तो आप बेशक लैंड सेट मत यूज़ करें, डायरेक्ट इस पे आ गए, ठीक हो गया। कैलकुलेटर लिखोगे तो रास्टर कैलकुलेटर आ जाएगा, इसके साथ जो भी आपने फार्मूला देना है वो यहाँ पे फार्मूला देंगे और इसको फ्लोट के फंक्शन से यूज़ करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे तो आप NDV कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसकी आसानी ये है कि आपके पास ये टेबल होना चाहिए, ये वाला, ये बैंड की सेटिंग। मैंने 2 लेना है तो उसका क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है, ये लिखे हुए हैं। फार्मूला जो आपको कल सिखाया था वो फार्मूला आपके पास होगा, ठीक है। गूगल पे जाके लैंड सेट 2 की बैंड सेटिंग लिखें ये वाला, तो आपके पास ये साइट शायद पहले खुल जाएगी। तो ये इजी है, तो यहाँ से आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। असल में ये चीज़ें आज की नहीं हैं, कई साल गुजर गए इस बात को होते हुए, इसलिए इसमें आपको आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ नया होना तो वो नहीं मिलता, कम से कम इसको 5 साल तो हो गए काम करते हुए डाटे में, तो 5 साल से ये डाटा मिल रहा है इसका, हर चीज़, हर ट्रिक, हर चीज़ साफ है। तो आप एक दफ़ा गूगल पे लिखेंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। कुछ नया नहीं है, आपके लिए नया है, लेकिन असल में दुनिया ने इस पर काम करके छोड़ दिया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपने चीज़ें ज़हन में रखनी। कोई सवाल है तो पूछें, लाजमी इस पर रजिस्टर करें, ठीक है, इसमें जाके। और ये इसके साथ मुझे ये वाला भी चाहिए ताकि मैं इस्लामाबाद के पूरे एरिया को कवर कर लूँ, वो खैर मैं बाद में डाउनलोड कर लूँगा। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि 2 डिफरेंट सीन डाउनलोड करें जो आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि हमें मोज़ैकिंग का फंक्शन करना है। मोज़ैकिंग करने में हमें समझ आ कि यार 2 बड़े सीन्स को जोड़ते कैसे। इसकी जो बाकी कहानी होती है ना, एटमॉस्फेरिक करेक्शन और रेडियोमेट्रिक करेक्शन, ये इन्होंने आपके लिए करके दी हुई है। एटमॉस्फेरिक करेक्शन कल देख लेंगे। अच्छा, शुरू में हम लोग जब एटमॉस्फेरिक करेक्शन पढ़ते थे ना, तो जब हम लैब करते थे तो उन्होंने कहा जी एटमॉस्फेरिक करेक्शन का जो फंक्शन है ना वो यूज़ करें, वो आपको एटमॉस्फेरिक करेक्शन हो जाएगी। तो मैं ये समझता था कि जब मैं उसको करूँगा तो मेरा सीन साफ हो जाएगा, बादल साफ हो जाएंगे, नीचे से ज़मीन नजर आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक करेक्शन आपको एक रेडियंस का ग्राफ बना के पता चलता है सर। एटमॉस्फेरिक करेक्शन कौन सी करेगा, जो आपके ये एटमॉस्फेयर के अंदर एरोसोल्स और बाकी जो पोल्यूटेंट्स हैं उनसे जो डिस्टोर्शन होती है उसको रिमूव करना है। क्लाउड श्लाउडिंग साफ करना, सीन साफ भी नहीं होगा, उसी तरह रहेगा। पता कैसे चलेगा, जब आप उसका रेडियंस का ग्राफ बनाते हैं, एक एटमॉस्फेरिक करेक्शन से पहले का रेडियंस और उसके बाद का रेडियंस, दोनों को कंबाइन करके देखा जाता है, फिर पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक करेक्शन हुई है कि नहीं। एटमॉस्फेरिक करेक्शन क्यों करनी ज़रूरी है कि अच्छा, इसके मेटाडाटा फाइल में उसने बताया होगा कि एटमॉस्फेरिकली करेक्टेड है ये इमेज कि नहीं है। अगर आप एटमॉस्फेरिक करेक्शन नहीं करते सपोज, तो वो जो डिस्टोर्शन वाले एलिमेंट्स हैं ना स्पेस में, यहाँ पे फिजा में, उसका डाटा भी साथ आ जाएगा। वो जो आपके एक एक्स्ट्रा डाटा वैल्यूज के अंदर ऐड की हुई है, अगर आप करेंगे तो फिर वो साफ हो जाएगा और रियल आपका अर्थ का डाटा आ जाएगा। तो जो भी आप इमेज यूज़ करें उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, जैसे अभी हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसका, तो जो भी वर्जन आप यूज़ करने जा रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा। और मेटाडाटा फाइल पढ़ लें कि एटमॉस्फेरिकली वो करेक्टेड है या नहीं। लोग इस चीज़ को ज़हन में रखे बगैर ही सारे एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आता, सीन तो चेंज नहीं होगा ना, तस्वीर वही रहेगी, लेकिन टेक्निकली वो गलत है। स्टेप आप छोड़ रहे हैं और उस स्टेप की बेस पर आपके रिजल्ट रिलायबल नहीं है।
अगर आपका प्रोफेसर या एग्जामिनर या कोई और एक्सपर्ट उसका सिग्नेचर ग्राफ बना के चेक कर ले, फिर हंस हो गया, तुमने एटमॉस्फेरिक करेक्शन ही नहीं की, इसकी ऐसे चला दी। ये सारी आपकी प्री प्रोसेसिंग की स्टेज है। इमेज की इम्प्रूवमेंट करना, इमेज की इन्हांसमेंट करना, इमेज की रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करना, एटमॉस्फेरिक उसको करेक्ट करना, रेडियोमेट्रिक कैलिब्रेशन सारा ऑलरेडी उन्होंने करके दिया हुआ है लेवल 2 लेवल 3 के अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी डन। ये एटमॉस्फेरिक करेक्शन, फिर इसकी एरिया की सब सेटिंग करना, अपने एरिया के ऊपर इसको काट के लेके आना, फिर पैन शार्पनिंग वगैरह करना, अगर मोज़ैकिंग रहती है तो मोज़ैकिंग करना। ये सारे स्टेप्स आपके प्री प्रोसेसिंग के हैं। जब आपके पास एक पूरी सीनरी तैयार हो जाती है हर लिहाज से, उसके बाद आप इंडिसेस अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फर्दर एनालिसिस जो भी करना है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा है कि आपके उसके स्टेप लिखने होने चाहिए, यही चीज़ें मैंने कहती, फिर आप प्रोसेसिंग समझ आ गई बात की। तो ये स्टेजेस आपने रखनी है ज़हन में। इन फ्यूचर जब भी काम करेंगे इनको फॉलो करेंगे, बेशक आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले और दुनिया का कोई भी ऑप्टिकल सेंसर यूज़ करेंगे, आप इसी तरह करेंगे, ठीक है ना। अगर आप रडार की तरफ आते हैं तो रडार का खिलाड़ा इससे भी ज़्यादा होता है, वो उसमें आपको रॉ डाटा देते हैं, रॉ डाटा में आपको सारा कुछ पूरी करना पड़ता है। वहाँ पे आके ये सॉफ्टवेयर फारिग हो जाते हैं। तो स्नैप का सॉफ्टवेयर चलता है, स्नैप SNAP, स्नैप का सॉफ्टवेयर है, वो आपका जो रडार का डाटा होता है बहुत सारे सेंसर्स को प्रोसेस करता है, वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करें। कोई सवाल है तो पूछें। समझ आ गई सारी है पैन शार्पनिंग की टेक्निक्स। अच्छा, दूसरा सॉफ्टवेयर कभी ज़िंदगी में यूज़ करोगे ना तो तरीका डिफरेंट होगा, उसमें वो भी कंपोजिट ना बनाए, सिंगल बैंड को सिंगल बैंड से कर दें, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका भी तरीका होगा। एरडास में तरीका और होगा, एनवी में और जियोमेटिका में और प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा, लेकिन करना आपने मेथड यही है, थोड़ा सा स्टेप्स उसके बदल जाते हैं। कल को आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं और आपके प्रोफेसर जी सर 5 मिनट में जी क्लास खत्म होगी, खत्म हो गई। गालिब साहब अभी आएंगे, गालिब साहब फौरन जी क्लास लेंगे, क्योंकि वो एक तो इसमें भी बंदे आ सकते हैं, चांस दूसरा हो सकना के प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक है। गालिब साहब हमें भेजना, हम क्लास स्टार्ट ठीक हो गई, इसे बंद कर दो ताकि बैक टू बैक। चलें इसको बंद कर, अपनी रिकॉर्डिंग तो